एक शेर कहूँगा मैं शुरुआत में सभी साथियों से मुखातिब। कुव्वते तामीर थी कैसी खसो खाशाक में। कुव्वते तामीर कहते हैं कि किसी चीज को बनाने की ताकत, बिल्ड करने की, कंस्ट्रक्ट करने की शक्ति जो है, पावर जो है। खसो खाशाक कहते हैं घास के तिनके को, पेड़ों का हो, घास का हो। कुव्वते तामीर थी कैसी खसो खाशाक में, आंधियां चलती रही आशियां बनता रहा। हम बिल्कुल ऐसे ही संघर्ष में से गुजर रहे हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, आंधी तूफान आए, ऐसे आंधी तूफान आए जिनको हम कह सकते हैं कि जो जड़ से उखाड़ देते हैं बड़े बड़े पेड़ों को। मगर एक मिसाल मैंने सुनी थी, और आप सब बच्चों के लिए भी, और बड़े जो साथ बैठे उनकी हिम्मत के लिए भी, कि एक आदमी जो शहद इकट्ठा करता है या चुराता है, उसने मधुमक्खियों के पूरे घोंसले को, छत्ता कहते हैं मगर उनका तो घोंसला ही होता है, वो घर होता है, मधुमक्खियों के पूरे घोंसले को उतार लिया, शहद निकाल लिया। मधुमक्खियों ने दोबारा बनाया दूसरी जगह, कुछ महीने लगे, वो आदमी फिर वहां पहुंचा, फिर वो घोंसला उतार लिया। और कहने लगा कि तुम जितने मर्जी घोंसले बनाओ, मैं उतार लिया करूंगा। और मधुमक्खियों ने क्या कहा? मधुमक्खियों ने कहा कि तुम घोंसले उतारते हो हमारे शहद के लिए, तुम कितनी बार उतार लो, शहद चोरी कर सकते हो, मगर शहद बनाने की जो तकनीक हमारे पास है, इसको तुम कभी चोरी नहीं कर सकते। जो योग्यता होती है, जो आदमी के अंदर का टैलेंट होता है, उसके अंदर का विजन होता है, उसकी विजडम जो ईश्वर की तरफ से मिलती है, बुद्धि, उसको कोई नहीं चुरा सकता। और दूसरा हौसला, बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ हौसला होना बड़ा जरूरी है। हौसला होगा तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी आप सामना कर लोगे। हमने झेला, हमने लगातार झेला है। जब से इस मिशन से जुड़े, मिशन से जुड़ने के 1 महीने बाद से ही, पहले महीने से ही हमने साजिशें देखी, धक्के देखे, ठोकरें देखी, और जो सबसे बड़ी चीज है, आदमी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही मांगता आदमी हर जगह। उस सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी चोट देखी हमने, मगर उसके बावजूद हमने जो आगे रखा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने इस नाक को आगे नहीं रखा, अपने मिशन को आगे रखा। क्या कहा जाता है, जब निशाना लगाया था, कोई ये नहीं कहता अपना नाक देखना, नाक बचाना, वो कह रही तुम्हारी नजर निशाने पे होनी चाहिए, निशाने पे चूक ना जाए। तो हमने इन सारी चीजों को, ठोकरों को, लोगों की साजिशों को, सबको एक तरफ, मगर मिशन आगे रखा सामने कि करना क्या है। और एक छोटी सी लाइन में समझा दूंगा मिशन, आपको भी समझने की जरूरत है। मिशन क्या था मेरे पास?
ये जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें, मेरी किताबें, ये सब कुछ नहीं था। इतनी सारी किताबें जो नजर आती है मैंने पढ़ी भी नहीं थी। जो मैं लिख रहा हूं वो भी मुझे नहीं पता था उस वक्त। क्या था, सोच क्या थी? सोच सिर्फ इतनी सी थी कि अपनी मां को, दादी को सुबह 5 बजे उठते हुए देखा। पहले वो गाय भैंस का गोबर उठा के घर लाती थी और फिर उसके बाद कभी कभी बिना चाय पिए लोगों की गंदगी अपने सिर पे उठाने चले जाती थी। बस मिशन इतना सा था मेरे दिमाग में कि दादी और मां की इन मुश्किलों का हल मेरे पास नहीं है, मगर बहन और बेटी की, उसको ये ना भोगना पड़े, वो मैं कर सकता हूं। और यही मैंने अपने साथियों से बात की, सारे इसी विचार से मिलते गए और एक बड़ा काफिला बन गया। बड़े डेडिकेटेड साथी हैं, बहुत समर्पित साथी हैं। यहां तक कि कई बार मेरे कड़वे लफ्जों के बावजूद भी उन्होंने भी वही सीखा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक तरफ रखी हुई है, मिशन सामने रखा हुआ है। इसलिए मैंने आज वो शेर पढ़ा कि कुव्वते तामीर थी कैसी खशो खाशात में, आंधियां चलती रही आशियां बनता रहा। और आज भी एक आंधी है। आंधी को मैं अगर कहूं कुदरती, तो कुदरती ही होती है, हमेशा नेचुरली होती है। समुद्र में तूफान आता तो नेचुरली होता है। तो एक कोरोना की आंधी है जिसमें भारत आज 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया 206 दिन में। 206 दिन में 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया। और हालांकि जो जानकार हैं, जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, जो लोग सर्वे करते हैं, उनका कहना कुछ और है। उनके लिए आंकड़ा 50 लाख से ऊपर है, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं जहां टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, किए नहीं जा रहे, जानबूझ के भी नहीं किए जा रहे। बिहार में चुनाव है, वो टेस्ट नहीं कर रहे इसलिए कि बड़ा आंकड़ा आ गया, चुनाव ना टल जाए, सरकार नलायक ना गिनी जाए। नलायक है, इतनी नलायक है कि राजधानी में बाढ़ आ जाती है, पटना में, इतनी नलायक सरकार है। तो ये एक तूफान है दुनिया में, एक भूचाल है, भूकंप कोरोना के नाम का आया हुआ है। इसका दोबारा इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे देश के एक बुद्धिजीवियों का इंस्टीट्यूट है जिसको यूजीसी कहते हैं। एसी कमरों में बैठ के फैसले लेते हैं और पता नहीं कितने सिस्टम बना रखे, कितने पड़ाव, लोगों की बाहर स्क्रीनिंग होती है, सैनिटाइज किया जाता है, फिर उनसे कोई मुलाकात कर पाता है। मुलाकात भी कई महीने पहले टाइम लेना पड़ता है। हम करते रहे यूजीसी से, हमारा वास्ता भी रहा, हम भी जाते रहे बहुत कामों में, देखा मैंने ये सारा कुछ। और वो लोग बैठ के फैसला ले रहे हैं कि एग्जाम तो जरूर होगा, फाइनल भी होगा, बीए फाइनल भी होगा, जी का भी होगा, नीट का भी होगा। फिर उनसे भी बड़े बुद्धिजीवी जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनकी बुद्धिजीवी, मैं आपको उनकी बुद्धि की एक मिसाल दे दूं। वैसे मैं रश्मि चौधरी के बोलने के बाद मैंने इस विषय पे बात करनी, आज का विशेष विषय रहेगा सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, पुलिस की जो भूमिका है हमारे देश में, खासतौर पे इन दिनों जो चल रहा है, प्रशांत भूषण जी को लेके, प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को लेके, योगेंद्र यादव जी को लेके, हर्षवर्धन जी को लेके, और भी बहुत सारे लोग हैं। वो लोग जिन्होंने शायद अपने हाथ से कभी चींटी भी नहीं मारी होगी, मगर उनके ऊपर दंगों के साजिश की
बड़े एक आरोप बनाए जा रहे हैं, घड़े जा रहे हैं, और पुलिस के लोग कठपुतली की तरह, मोहरों की तरह काम कर रहे हैं। सरकार के निर्देश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बुद्धि की एक मिसाल दे के जाऊंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस लोहिया का, जज का ही एक केस आया जिसमें कहा गया कि उनकी मृत्यु के बाद मेडिकल नहीं हुआ। जायज बात थी। कानून तो यह भी कहता है कि अगर एक लड़की की शादी के 7 साल के भीतर शादी के 7 साल के भीतर अगर उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो जाए, भी रात को सोई सुबह नहीं उठी, तो मायके में वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसके भाई बहनों को अधिकार है कि वो कह सके कि हमें शक है और पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो होगा। मगर जस्टिस लोहिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए और कहा कि उनका मेडिकल नहीं हुआ, तो जानते हैं हमारे बुद्धिजीवी जजों ने क्या कहा? वो कह रहे उस वक्त 2-3 जज और मौजूद थे, इसलिए मेडिकल की जरूरत नहीं। भाई मेडिकल जज करेंगे? जज अपनी भूमिका भी भूल गए। जांच के लिए भी जांच अधिकारी पुलिस में से होता है। जांच के लिए टीम बनती है, स्पेशल जो बनाया जाता है सेल, SIT, वो भी पुलिस में से चुन के बनाए जाते हैं। या जांच एजेंसी है हमारी एक बड़ी, जिसको हम कहते हैं CBI, वो भी पुलिस के लोग होते हैं। जज अदालत उनको कहती जांच करो। मगर जस्टिस लोहिया के मामले में अदालत ने कह दिया कि जज मौजूद थे इसलिए मेडिकल की जरूरत नहीं। ये बड़े सवाल हैं जिन पे सोचना होगा सारे देश को, क्योंकि उम्मीदें होती हैं जहां, अगर वो उम्मीदें ही खत्म हो जाए, उम्मीदें तो यही होती ना लोगों को कि मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं अदालत चला जाऊंगा, तो उम्मीदें खत्म हो रही हैं। तो उसी अदालत ने UGC के कहने के बाद अदालत ने भी कह दिया कि पेपर होंगे। एक न्यूज है मेरे पास, मुझे पूरी पुष्टि नहीं है उसकी, इसलिए पूरे अधिकार के साथ नहीं कह रहा हूं, कि शायद किसी देश में, अमेरिका या यूरोप के किसी देश में स्कूल खोले गए थे, और स्कूल खोले गए तो स्कूल खोलने के फौरन बाद शायद 1 वीक में शायद 97,000 बच्चे पॉजिटिव हो गए थे। ये उन देशों की बात कर रहा हूं जहां खाना पीना बहुत अच्छा है, मिलावट नहीं है, जहां एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, जहां मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी है। वहां एकदम 97,000 बच्चे पॉजिटिव हो गए थे। और भारत कौन सा है? भारत तो वो है जहां एक दिन पहले सरकार कहती है कि गंगा किनारे बसे हुए शहरों में बनारस सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी है, और दूसरे दिन ही तमाम मीडिया दिखाता है कि बनारस के तो चौराहों के सेंटर में कूड़ा इकट्ठा करके रखा जाता है। सेंटर में, चौराहे के सेंटर में, किनारे में नहीं, सेंटर में रखा जाता है। वही बनारस है जहां एक आदमी चक्कर खा के गिर गया था इन्हीं कोरोना के दिनों में। रिटायर्ड आर्मी का आदमी चक्कर खा के गिर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसको कूड़े वाली गाड़ी में उठा के ले गए थे अभी कोरोना के समय में, उसी बनारस में। तो ऐसे देश में अगर एग्जाम कराने की सरकार जिद करती है, तो ये तो बात पहले से ही बिल्कुल जग जाहिर है कि सरकार को लोगों की कोई चिंता नहीं है। वो जो परिभाषा थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, वो परिभाषा खत्म हो गई है।
अब तो लोगों के द्वारा एक सरकार बनती है और पूंजीपतियों के लिए बनती है, दलाली के लिए बनती है और कुछ नहीं करती। तो ऐसे देश में मैं बच्चों से कहूंगा कि एग्जाम ड्रॉप करने को नहीं कहूंगा। नीट का आएगा, जी का पेपर आएगा, आपके बीए फाइनल, बीएससी, बीकॉम फाइनल जो भी है वो फाइनल पेपर रहेगा। तो आप उसको किसी भी हालत में ड्रॉप मत कीजिए, तैयारी कीजिए। मुझे एक बच्चे ने कहा कि जी हम ना डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें बार बार डेट आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहाना है बच्चों आपके लिए। डेट आगे बढ़ रही तो आपको तो फायदा हो रहा है। आप अपने उन कमजोर सब्जेक्ट को देखो कौन सा है और उसकी रिवीजन करो। आपको तो समय मिल रहा है। आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि डेट बढ़ रही है। वैसे मेरा जो आइडिया है, मुझे ये लग रहा है कि सरकार ने धीरे धीरे डेट आगे करते 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 1 साल खराब करना है। मार्च और अप्रैल में पेपर हो सकते थे, उस वक्त स्थिति ज्यादा खराब नहीं थी, हो सकते थे, उस वक्त रोक दिए जब केवल कुछ 100 या 1000 लोग आ रहे थे रोज कोरोना के। आज आ रहे जब 70,000 के करीब पहुंच गए हैं, 200-300 कम है 70,000 से। तो आज पेपर कराने की जिद कर रही है सरकार। तो एक तरीके से लग रहा मुझे कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा समय है मेरे पास, 2-3 मिनट का। तो 2-3 मिनट में मैं ये कहूंगा, रश्मि बेटे आप तैयार रहेंगे, बिल्कुल आप अपना करके देखेंगे। आपके पास आईडी है, पासवर्ड है, आप आदर्श वेबिनार का, रश्मि आदर्श वेबिनार से अलाइव होंगी। मैं भी शेयर करूंगा, आप भी सब शेयर करेंगे। जो आदर्श वेबिनार की फ्रेंड लिस्ट में है वो सारे लोग आगे से आगे शेयर करेंगे, एक दूसरे से लेंगे। बस एक छोटी सी बातें मैंने कहनी, थोड़ी थोड़ी, कि बच्चों को आपने उनका हौसला हिम्मत बनाने के लिए कभी बच्चे को बार बार नालायक ना कहो। एक बच्चे का कंपेयर कभी दूसरे किसी के होशियार बच्चे से मत करो। एक आध बार मिसाल तो दे सकते हैं कि वो भी तुम्हारे जैसा है, तुम भी करो हौसले के लिए, मगर पिंच ना करो। बच्चों पे फेथ करो। और यानी अगर हम बच्चों को 24 घंटे डांटने का काम करेंगे, आज भी मैंने एक वीडियो डाला होशियारपुर का, उसमें भी मैंने वैसे तो लगातार सेमिनार में मैंने कहा है कि बच्चों को सुबह उठाने का तरीका भी आपका प्रेम पूर्वक होना चाहिए। मां 10 मिनट पहले उठ जाए, बच्चे को पकड़ के ना उठाओ, उसको गाली दे के ना उठाओ। हमारे यहां रवाज या गाली दे के उठाना, बकवास करना, गलत लफ्ज बोलने, ये ना करो। बच्चों के साथ लेट जाओ, मां बाप 5-10 मिनट पहले उठो, लेट जाओ उनके साथ, और लेट के उनके बालों में हाथ लगाओ, उनके माथे को चूमो, और अपने आप ही उठ जाएगा बच्चा 5-7 मिनट, और बिना यानी अशांत हुए उठेगा। तो बिल्कुल टाइम हो रहा हमारा करने का कि रश्मि, तो रश्मि के बारे में अभी एक बात कहूंगा मैं, समझ लीजिए कि रश्मि ने जो सीए किया था, जिद से किया था। रश्मि ने जब एमकॉम किया तो एमकॉम करने के बाद अपने पिता के साथ मार्केट से निकल रही थी कहीं एक्टिवा पे, तो बाप बेटी सलाह कर रहे थे आगे क्या करना है। तो रास्ते में एक इंस्टीट्यूट पे लिखा हुआ था सीए की कोचिंग। रश्मि ने कहा कि चलो सीए कोचिंग पता कर लेते हैं। बहुत बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, जातिवाद की। उस कोचिंग सेंटर में गए, वहां के प्रिंसिपल से मिले, बात हुई, उसने बताया मैंने एमकॉम किया। प्रिंसिपल कह रहा हाँ आप कर सकते हैं, फीस फूस सब कुछ बताया। और जब पूछा आप कहां रहते हैं, कौन सी बस्ती में रहते हैं, तो करते करते जब बात गई कि आप वाल्मीकन हैं, तो जानते उस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल कहूं के मालिक कहूं, है ना, जो भी पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, उसने क्या कहा,
वो कह रहा नहीं 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 नहीं, सीए आप लोगों के बस का काम नहीं है। आप ऐसा करो, एमकॉम हो गया, बैंक का और किसी इंश्योरेंस कंपनी के क्लर्क के लिए अप्लाई करो, शायद आपको मिल जाए, जाति के नाम से। और फिर हुआ क्या, रश्मि और उसके पिता उस इंस्टीट्यूट से बाहर आते आते कह रहे, उसकी सीढ़ियां उतरते उतरते हमने बाप बेटी ने फैसला किया कि अब इस आदमी को सीए बन के दिखाना है।